बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जारी है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमरीकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाक़े से पहले। और वहाँ ये दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्ला खामनाई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्जी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबार हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्ला खामनई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीआईए कई महीने से आयतुल्ला खामनई की जासूसी कर रही थी। सीआईए को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्ला खामनई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। सीआईए ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्ला खामनई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर दिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वजीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़िज़ाई फोर्स और नायब इंटेलिजेंस वजीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहां से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्ला खामनई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खामनई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्ला खामनई मौके पर शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरानी दिफाई निज़ाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए और वहां पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि सीआईए को इसी सोर्स ने आयतुल्ला खामनई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की आम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पे दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्ला खामनई को इस वक्त इतना वल्नरेबल नहीं रखना, और उनको यह भी अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराही मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है और सीआईए जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमरीकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्ला खामनई की बड़ी कदर भी है। खासतौर पे आयतुल्ला खामनई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर। खासतौर पे फ़लस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकलकर सड़कों पर आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्ला खामनई की हमायत में ईरान में निकले हैं। यानी एक भी मुखालिफ हुजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्ला खामनई जो है उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं, और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रजीम की ईरान के अंदर, उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को, इनका नाम है आयतुल्ला अली रजा अराफी। ये 67 साल इनकी उम्र है और ये आयतुल्ला खामनई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं। और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है, अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्ला अली रजा अराफी, और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे, एक चीफ जस्टिस, एक सदर
اور ایک آیت اللہ علی رضا عرافی جو سپریم لیڈر ہیں، اور انہیں عبوری مدت کے لیے وہاں پہ سپریم لیڈر کا عہدہ دیا گیا ایران میں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ایران میں، لیکن پہلے پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد، خاص طور پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، تمام جو دارالحکومت ہے وہاں پہ، اور گلگت بلتستان میں یہ بڑا شدید احتجاج ہوا ہے۔ پاکستانیوں میں بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں اقوام متحدہ کا دفتر جو ہے اسے آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کو گلگت بلتستان میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ابھی تک جو نقصانات ہیں ان کا پتہ نہیں چلا۔ یہ ضرور ہوا کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 سے 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع مل رہی ہے، کہ 7 سے 8 افراد جو مظاہرین وہاں پہ تھے ان پہ گولی چلائی ہے سیکورٹی فورسز نے، بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، اور 7-8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا گلگت بلتستان میں۔ کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ مظاہرین احتجاج کر رہے تھے، اور یہ مظاہرین کراچی کونسلیٹ کی طرف گئے، اور وہاں پہ پھر فائرنگ ہوئی ہے۔ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے امریکی مرین سے کی ہے جو وہاں پہ کونسلیٹ میں موجود تھے، اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی سیکورٹی فورسز جو ہے پولیس وغیرہ انہوں نے یہ فائرنگ کی ہے۔ ابھی تک اس پہ کوئی سرکاری کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 لوگ کراچی والے انسیڈنٹ میں جو مظاہرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں۔ یہ اطلاعات کراچی سے آئی ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر۔ مظاہرین وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین میں اور محسن نقوی میں طے پایا تھا کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن امریکی ایمبیسی کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ بھی فائرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک اسلام آباد سے کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن پاکستان میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں، اور حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بار بار یہ پیغام حکومتی لوگوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے۔ یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن آپ پرامن رہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی حکومت اور عوام غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو ایران کے لوگوں کو ملا ہے شہادت سے آیت اللہ سید علی خمینی کی، یہ شہباز شریف صاحب نے لکھا، اور پاکستان نے کنسرن شو کیے ہیں وائلیشن آف دا نارمز آف انٹرنیشنل لا، کہ بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہے، اور یہ بہت پرانی ایک روایت ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس اور جو حکمران ہیں انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ ایسا کیا گیا۔ یہ بھی شہباز شریف نے لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایرانیوں کو ہمت دے اس نقصان کو، اس کے بوجھ کو اٹھانے کی۔ یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ میں کہیں پہ بھی اسرائیل کا یا امریکہ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں پہ بھی اسرائیل یا امریکہ کی مذمت نہیں کی۔ اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ آپ کھل کر بولتے کیوں نہیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے۔ تو اس کے بعد بلاول نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی جانب سے، تو بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی ایسے ہی ہے ممی ڈیڈی قسم کا، ہومیوپیتھک، اس میں بھی امریکہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جتنے بھی حکومتی وزراء سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا حکومتی لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس میں وہ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، CIA کو اس خبر کے آنے کے باوجود وہ کسی طرح کی مذمت ان کی نہیں کر رہے۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ مذمت بھی کر لیں، مظاہرین کو بھی راضی رکھے، اور گول مول کر کے معاملہ نمٹا دیں، اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی بھی نہ ہو۔ اب جناب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد ایران کیسا ہوگا؟ یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر لاہور میں بھی مظاہرین کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، اور وہاں بھی پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں۔ پشاور میں بھی جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے۔ تفصیلات آئیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ لیکن اب بڑے چیلنجز ایران کے لیے کیا ہے، اور خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کس طرح کا ہوگا، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ سوال۔ امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد وہ اپنے اہداف حاصل کرے۔ جتنا وقت ایران کو ملے گا اتنا ایران کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا، اور امریکہ کوشش کرے گا کہ رجیم تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن خامنئی کی شہادت کے بعد جس طرح لوگ نکلے ہیں، اس سے دکھائی نہیں دیتا کہ رضا پہلوی ٹائپ کا کوئی بندہ لا کے انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو موجودہ رجیم ہے اس وقت، اس کو ابھی تباہ کرنا ایسا لگتا ہے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر امریکہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ دباؤ بڑھا سکتا ہے کہ ایران کی رجیم کو دباؤ میں لیا جائے، اور اہم ترین معاملات پہ ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے۔ ایران حزب اللہ کی، حماس کی اور حوثیوں کی حمایت کرتا چلا آیا ہے، ان کی سپورٹ کرتا چلا آیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو، اسرائیل کو اور کچھ عرب ممالک کو یہ پرابلم بھی رہا ہے۔ اب ایران کو ان چیزوں سے پیچھے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ ایران کے لیے، ایران کے اندر بڑے چیلنجز ہیں۔ ان کی معیشت بہت بری طرح دھچکا لگا اسے پچھلے چند مہینوں میں نہیں، اب چند سالوں میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خمینی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کافی حد تک ایران کو خود مختار کیا۔ ایران اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرتا تھا دنیا کی بجائے۔ رشیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے،
प्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से। उन्होंने खुलकर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत भी की है और इस वाकये के ऊपर गम गुस्से का इजहार भी किया। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि ईरान को अपने मुताबिक चलाए और ईरान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यानी इससे पहले किसी भी ईरानी हुक्मरान को इतने मुश्किल हालात में हुकूमत नहीं मिली जितने मुश्किल हालात में मौजूदा सुप्रीम लीडर आए हैं। ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से ईरान को निकालते हैं। देखिए, ईरान के अंदर भी उन्होंने अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी कमांड एंड कंट्रोल रखना है और ईरान के अंदर लोगों को मुतमईन भी रखना है, ईरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी करनी है और दूसरा जो बैरूनी खतरात है उनसे भी निपटना है। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है, अभी भी ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और बहुत सारे अमेरिकी तनसीबात को और इसराइल को वो निशाना बना रहा है। इसराइल का नुकसान बहुत थोड़ा हुआ है, इसराइल और अमेरिका दोनों का नुकसान थोड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनका बंदोबस्त ईरान की निस्बत बेहतर है। ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहां बेशुमार लोग हैं, जब आप अटैक करते हैं तो सिविलियंस की कैजुअलिटीज होती हैं। इसराइल पे जब अटैक किया जाता है तो इसराइल ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में चले जाते हैं, वहां पे वो महफूज रहते हैं, उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो अब तक की इत्तला के मुताबिक 6-7 इसराइलियों से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई और कोई 20 के करीब इसराइलियों का बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। अमेरिकन का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, उनका दिफाई साजो सामान का नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिकी फौजी कितने मारे गए हैं इस बारे में हमारे पास कंफर्म इत्तलात नहीं है और ईरानी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच नहीं सकते, वो बहुत दूर है। ईरान को अरब ममालिक के साथ भी कोई हल निकालना पड़ेगा और अगर उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान किस तरीके से इस सारी सूरत को मैनेज करता है। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि भारत हमला करता है अफगान सरजमीन से फितनतुल खवारिज को इस्तेमाल करते हुए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान इसी बुनियाद पर अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है। तो अगर ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है तो इसी तरह ईरान के ऊपर जब दूसरे ममालिक से हमला होता है तो ईरान वापस उसी जगह पे स्ट्राइक करता है या उसी जगह के ऊपर ईरान जो है वो मिसाइल दागता है। तो अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ ठीक है तो फिर ईरान का भी ये मौक़िफ़ ठीक है। अब नाज़रीन, जो आयतुल्लाह ख़ामनेई की कुछ आम चीज़ें थी उनमें एक तो उनका फतवा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए। क्या उनकी शहादत के साथ ये फतवा ख़त्म हो गया और ईरान एटमी कुव्वत बनने की कोशिश करेगा? दूसरी एक उनकी बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने ईरान को एक मजबूत फौजी कुव्वत बनाया, खास तौर पर मिसाइलों के मैदान में, और ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं, ये दुनिया को इसका आइडिया नहीं था। और अभी भी जो ईरानी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ईरान कई महीने तक ये मिसाइल दागता रहे तब भी उसके पास जखीरा मौजूद रहेगा। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो अमेरिका और इसराइल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ना ही मिडल ईस्ट के लिए ये कोई अच्छी खबर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत कुछ और मुल्कों ने बार बार ये तंबीह की है कि अगर ईरान ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया या उनकी सरजमीन के ऊपर मिसाइल दागे तो फिर वो जवाबी हमला करेंगे। अब ये सारी चीजें मैनेज करना किसी भी नए हुक्मरान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरानी बार बार इस तरह की चीजें देखते रहे हैं और इनका सामना करते रहे। अब आप आ जाए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव बहुत बढ़ जाएगा, खास तौर पे शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को कई मरतबा अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान और इसराइल ये दोनों अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर चुके हैं। खमीनी की शहादत के बाद शहबाज शरीफ पे बहुत दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान में अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ये मुतालबा करेगी और ये मुतालबा शुरू हो गया है कि पाकिस्तान अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी वापस ले, और एक और मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अमरीकी सफीर को पाकिस्तान बदर कर दे। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी अमरीकी सफीर पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो मुल्क बदर कर सकता है। कई दफ़ा कई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुल्क से निकाले गए और अमरीकी सफीर फिर भी पाकिस्तान में रहे, तो अमरीकी सफीर को पाकिस्तान बदर कैसे किया जाए, ये तो तकरीबन नामुमकिन वाली चीज़ लगती है। अमरीकी जो एम्बेसी है उसका भी एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान में और वो ये कह रहे हैं कि हम सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हम सूरत को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी कॉन्सुलेट्स हैं उनके पास क्या हो रहा है। और दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अमरीकी हुकाम की जानब से पाकिस्तानी हुकूमत पर यह दबाव डाला गया कि हमारा किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो मुजाहिरीन हमारी कॉन्सुलेट की जानिब आ रहे हैं या हमारे दफातर की जानिब आ रहे हैं, इन्हें दूर धकेला जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से कार्रवाई की है, क्योंकि अमेरिकन का हुक्म आ जाए तो फिर ये देखते भी नहीं है। आपने देखा कुछ अर्सा पहले जो तहरीक लबैक के साथ हुआ, उनके बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए मुरीदके में, एक कत्लेआम हुआ वहाँ पे, वो लीडरशिप ही आज तक नहीं मिलती, तो वो भी अमेरिका की एम्बेसी की तरफ ही जा रहे थे। और आज भी जो लोग उस तरफ जिन्होंने मुंह किया उन्हें गोलियां मार दी गई और कुछ जलाओ घिराव हुआ है, कुछ तोड़ फोड़ हुई है कुछ जगहों पे, और उसके नतीजे में फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो किया, और कुछ इतलात के मुताबिक अमरीकी मरीन्स जो मौजूद हैं कराची में, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अंदर से फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में मुजाहिरीन जाँ बहक हुए हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत वही करती है जो अमेरिका से उन्हें हुक्म आ जाता है, और पाकिस्तानी कितने भी मारे जाएं, कितने भी पाकिस्तानियों का कितना भी नुकसान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को या पाकिस्तानी हुक्मरानों को। उन्हें हर हाल में अमेरिका की जानिब से जो हुक्म मिले वो उनको पूरा करना पड़ता है। अब ये जो मुतालबात हैं ये बड़े खौफनाक है। अमरीकी सफीर को मुल्क बदर करो, ये एक मुतालबा सामने आ गया मुजाहिरीन का। दूसरा ये आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नामजदगी है
उसको शहबाज शरीफ साहब वापस लें इस इंसिडेंट के बाद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं कि वो पहले ईरान को और फिर पाकिस्तान को टैकल करेंगे, क्योंकि इन दो मुल्कों से खतरा था इसराइल को और वो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी खतरा हो सकता है। लिहाजा इन दो मुल्कों के पास वो ताकत या हथियार नहीं होने चाहिए जो कभी भी इसराइल के लिए या इंडिया के लिए खतरा बने। तो पाकिस्तान के पास एटमी हथियार मौजूद है। हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं खुद भी ये समझता हूं कि एटमी सलाहियत आपके पास है तो आपके ऊपर उस तरह से कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एटमी सलाहियत है और बाकी हर चीज के अंदर आप कमजोर हैं तो फिर आपके लिए ये सोचने का मुकाम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।